गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन, ठीक है। और साधनों में एंजाइम कंप्लीट कर चुके हैं, विजातीय डीएनए कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरी जो आवश्यकता थी, तीसरे जो औजार थे संवाहक डीएनए या क्लोनिंग संवाहक, उनका बच्चों अपन अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है उसके बारे में मैं जनरल आइडिया आपको दे चुका। क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। एक वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए वो गुण बच्चों अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। देखो, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग संवाहक। देखो बेटे, ज्यादा जो वाहक काम में लिए जाते हैं वो हैं प्लाज्मिड एंड वायरस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर होते हैं प्लाज्मिड तथा विषाणु। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं बच्चों प्लाज्मिड का। देखो बच्चों, प्लाज्मिड के बारे में इस चैप्टर के शुरुआती पोर्शन में भी मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा विस्तार से अपन फिर वापस देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये जीवाणुविक कोशिका है, ये इसका मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए जिसको जीनोफोर या जीनधर भी कह सकते हैं। इसको जीनोफोर या जीनधर भी कह सकते हैं। और ये क्या है बच्चों? प्लाज्मिड। क्लियर? तो प्लाज्मिड किस में पाए जा रहे हैं? जीवाणुविक कोशिका में। होते कैसे हैं? वापस से देखो बच्चों डेफिनेशन। अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विरज्जुकी वृत्ताकार नग्न स्वतंत्र प्रतिकृति के योग्य डीएनए जो सामान्यतः जीवाणुविक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विरज्जुकी वृत्ताकार नग्न वह स्वतंत्र प्रतिकृति के योग्य डीएनए जो सामान्यतः जीवाणुविक कोशिकाओं में मिलते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों? प्लाज्मिड। अब ध्यान देंगे, प्लाज्मिड की खोज, प्लाज्मिड की जो खोज थी ये की गई थी बच्चों लेडरबर्ग। साइंटिस्ट कौन सा था? लेडरबर्ग। 1952 में प्लाज्मिड की खोज की गई थी। और प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड में वाहक के सभी गुण क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल विशेषताएं बताई थी ना, वो विशेषताएं लगभग प्लाज्मिड के अंदर पाई जाती है। तो वाहक के रूप में काम करे उसके लिए जो जरूरी विशेषताएं होती है वो बच्चों प्लाज्मिड के अंदर पाई जाती है। अब काम की बात क्या है समझना। प्लाज्मिड जीवाणुओं की
वृद्धि व जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि साहब जीवाणु जनन ही नहीं कर पाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वृद्धि ही नहीं कर पाएगा, इसके लिए प्लाज्मिड का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो जीवाणुओं की वृद्धि, जनन व जीवित बने रहने के लिए प्लाज्मिड आवश्यक नहीं है। फिर भी प्लाज्मिड के द्वारा कुछ विशिष्ट लक्षण या गुण नियंत्रित किए जाते हैं। फिर भी प्लाज्मिड के द्वारा कुछ विशिष्ट लक्षण या गुण जो होते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं, और इनमें से ही बच्चों एक गुण है प्रतिजैविक प्रतिरोध। ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता भी चुका। कोई मान लो प्रतिजैविक रसायन है या कोई विषैला रसायन है, उससे जीवाणुओं को बचाया जाए, ऐसा गुण या विशेषता प्लाज्मिड के ऊपर उपस्थित जीन पर प्रेजेंट हो सकती है। ये अपने को बिल्कुल भी नहीं मानना है कि साहब अगर प्लाज्मिड नहीं होगा तो जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाएगा, जीवित ही नहीं रह पाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि प्लाज्मिड होता क्या है। क्लियर? अब देखो बच्चों, प्लाज्मिड जो है इसमें स्वतंत्र प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। ठीक है, देखो परपोषी कोशिका में इनकी कोपीज की संख्या 1-2 से लेकर 500-700 तक हो सकती है। परपोषी कोशिका में इनकी कोपीज की जो संख्या है वो 1-2 से लेकर 500-700 तक हो सकती है। और ये बच्चों अपनी जो कॉपी बनाता है वो स्वतंत्र बनाता है, इससे अलग रहकर ये अपनी कॉपी बना सकता है। अब देखो, प्रतिकृति के आधार पर, प्रतिकृति के आधार पर देखो, अगर मान लो इसको कहा जा रहा है प्लाज्मिड, क्या कहा जा रहा है बच्चों? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड तो इस अतिरिक्त डीएनए को कब कहेंगे? जब ये स्वतंत्र रहकर प्रतिकृति करता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। भाई प्लाज्मिड क्या है? डीएनए ही तो है। तो ये अतिरिक्त डीएनए जो स्वतंत्र रहकर, इससे अलग रहकर और अपनी कॉपी बनाता है, तब तो इसको क्या कह देंगे? प्लाज्मिड। और एक शब्द पर ध्यान और दो, एपिसोम या अधिकाय। एपिसोम या अधिकाय। जब प्लाज्मिड मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से जुड़कर प्रतिकृति करता है। ठीक है, जब ये प्लाज्मिड इससे जुड़कर अपनी कॉपी बनाता है तब इसको क्या कहेंगे बच्चों? अधिकाय। और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, एपिसोम या अधिकाय क्या है? तो आपका आंसर यही होगा, प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए के साथ जुड़कर अपनी प्रतिकृति करता है, क्या कहलाता है? एपिसोम या अधिकाय कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ो। प्लाज्मिड में 3 से लेकर 1000 तक जीन उपस्थित हो सकती है। भाई प्लाज्मिड डीएनए है और डीएनए पर ही नाइट्रोजनी क्षारों का, न्यूक्लियोटाइडों का कोई विशिष्ट अनुक्रम होता है जो लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, वही जीन होता है। इसका मतलब ये जो गुणसूत्रीय डीएनए जीन इस पर भी है और जीन बच्चों प्लाज्मिड पर भी होते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 से लेकर 1000 तक जीन उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट,
प्लाज्मिड के द्वारा 5 से 10, बच्चों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 5 से 10 किलो बेस पेयर, KBP बेस पेयर, जैसे अभी ये एडिनिन थाइमिन, ये बच्चों एक बेस पेयर है, तो 5 से 10 KBP मतलब 5000 से 10,000 तक ऐसे जोड़े हों। समझ में आ रही बात? 5 से 10 KBP से मतलब क्या लगाना है? 5000 से लेके 10,000 तक। तो प्लाज्मिड के द्वारा 5 से लेकर 10 KBP तक की लंबाई का विजातीय DNA स्थानांतरित किया जा सकता है। बेटी बात समझ में? ये जैसे मान लो प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में मान लो अपन कोई बाहरी DNA का टुकड़ा जोड़े, ये मान लो बाहरी DNA का टुकड़ा अपन ने इसमें जोड़ दिया, तो ये टुकड़ा कितना बड़ा हो सकता है? 5 से लेकर 10 KBP तक की लंबाई का ये टुकड़ा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने बड़े DNA खंड का निवेशन प्लाज्मिड के द्वारा करवाया जा सकता है? तो 5 से 10 KBP तक के खंड का निवेशन प्लाज्मिड से करवा सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझो बच्चों, ये अपने को पता चल चुका है कि जो प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड प्राकृतिक रूप से जीवाणु कोशिकाओं में मिलता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले प्लाज्मिड का वाहक के रूप में एज इट इज प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोगशाला में उन प्लाज्मिडों में कुछ फेरबदल किया जाता है, कुछ अनावश्यक जो अनुक्रम होते हैं उनको हटा दिया जाता है, कुछ आवश्यक चीजें होती है उनको जोड़ दिया जाता है और फिर रूपांतरित प्लाज्मिड बना दिया जाता है, जिसका प्रयोग वाहक के रूप में करते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अपने को इस बिंदु में पढ़ना है। कंसेप्ट क्या है? देखो, प्राकृतिक रूप से जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले प्लाज्मिड में प्रयोगशाला में फेरबदल किया जाता है। ठीक है? प्राकृतिक रूप से जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले प्लाज्मिड में प्रयोगशाला में फेरबदल किया जाता है। अब फेरबदल करते हैं जब क्या करते हैं? अनावश्यक भाग हटा देते हैं तथा आवश्यक भाग जोड़ देते हैं। कोई जरूरी चीज है उसको जोड़ देंगे और कोई गैर जरूरी चीज है उसको हटा देते हैं। तो ऐसा करने से मॉडिफाइड प्लाज्मिड या रूपांतरित प्लाज्मिड बनता है। मॉडिफाइड प्लाज्मिड या रूपांतरित प्लाज्मिड बनता है, जिसे क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज लेते हैं। अब देखो बच्चों, एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड, अब मॉडिफाइड प्लाज्मिड का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है। और मॉडिफाइड प्लाज्मिड का उदाहरण है PBr 322। PBr 322। तो आपसे पूछा जाए PBr 322 क्या है, आपका आंसर क्या होगा? मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, जिसका प्रयोग कैसे किया जाता है? क्लोनिंग संवाहक के रूप में। सर्वाधिक
अगर आपसे पूछ लिया जाए ना सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला प्लाज्मिड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, PBr 322 है। और ये PBr 322 जो है ना बच्चों, इकोलाई जीवाणु में मिलने वाला जो प्राकृतिक प्लाज्मिड था, इकोलाई जीवाणु से प्लाज्मिड को अलग किया और दो वैज्ञानिक थे। यहां पर देखो P का मतलब है, अभी आगे समझाऊंगा, P फॉर प्लाज्मिड, B का मतलब है बोलीवर, वैज्ञानिक का नाम है, R का मतलब है रोड्रिग्यूज। तो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इकोलाई की कोशिका में मिलने वाले प्राकृतिक प्लाज्मिड को बाहर निकालकर उसमें फेरबदल किया और मॉडिफाइड प्लाज्मिड बनाया, जिसी को अपन किस नाम से जानते हैं, PBr 322। समझ गए। तो अपनी बुक के अंदर डायग्राम सहित विस्तार से वर्णन किया गया है PBr 322 का। इसका बच्चों अपन अब डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। तो आओ देखते हैं PBr 322। देखो बच्चों, PBr 322, PBr 322 इकोलाई के सामान्य प्लाज्मिड में फेरबदल करके बनाया गया था। इकोलाई के सामान्य प्लाज्मिड में फेरबदल करके बनाया गया था, मतलब ये PBr 322 क्या हो गया बच्चों, रूपांतरित प्लाज्मिड। क्या हो गया, रूपांतरित प्लाज्मिड। किसने बनाया था, बोलीवर व रोड्रिग्यूज, वैज्ञानिक का नाम क्या था, बोलीवर व रोड्रिग्यूज। कब बनाया था बच्चों, 1977, 1977 में। ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक सामान्य प्लाज्मिड जो RDT में प्रयुक्त होता है, सर्वाधिक सामान्य प्लाज्मिड है जो कि RDT में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है, PBr 322। अब बेटे एक बार इनके नाम पर अपन ध्यान देते हैं। जो ये नाम दिया गया है ना, PBr 322, ये नाम, इस प्रकार का नाम किन किन चीजों को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर P से अपने को मतलब लगाना है क्या, प्लाज्मिड। P का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर प्लाज्मिड। Br है, ये बनाने वाले वैज्ञानिकों के नाम है। B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिग्यूज। क्लियर। और बच्चों ये 322 जो है ना, ये 322 ऐसे मान लो लेबोरेटरी नंबर है, लेबोरेटरी नंबर है, या ऐसे मान सकते हैं प्रयोगशाला में बनाए गए अन्य रूपांतरित प्लाज्मिड से विभेदन हेतु, बाकी दूसरों से इसको अलग किया जा सके, इसलिए लेबोरेटरी नंबर दिया गया। और जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊं, PBr 325, PBr 327, PBr 328, ये सब क्या है बच्चों, रूपांतरित प्लाज्मिड हैं जो कि प्रयोगशाला के अंदर बनाए गए। तो इनसे डिफरेंशिएट किया जा सके, विभेदित किया जा सके, अलग किया जा सके, इसलिए इनको ये लेबोरेटरी नंबर दिया गया है। नाम की कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ो बच्चों। अब अपन जानते हैं प्लाज्मिड जो होता है वो प्लाज्मिड DNA, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है, DNA ही तो है, जिसमें फेरबदल कर दिया गया। तो ध्यान दो, जो ये PBr 322 है, PBr 322, इसमें टोटल 4361 बेस पेयर। देखो
ये सेंटर में लिखा भी है मैंने, 4361 बेस पेयर। बेस पेयर, बीपी का मतलब समझ जाओगे ना, बेस पेयर क्षार ऐसे, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडिनिन, ये एक बेस पेयर है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों इसमें क्षारों के कितने जोड़े हैं? 4361। अगर पूछ लिया जाए कि पीबीआर 322 की लंबाई कितनी है, कितने बेस पेयर हैं, तो 4361 बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों, इस पीबीआर 322 में 12 विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के लिए विदलन स्थल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है बेटे। जैसे कुछ एंजाइम तो यहां पर दिख भी रहे हैं, पीवीयू सेकंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तो मान लो मैंने इस डायग्राम में बता दिए। टोटल 12 विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के लिए विदलन स्थल होते हैं। अब आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है। डीएनए पर पहले निरीक्षण करेगा। अभी जैसे मान लो ये इक्वार फर्स्ट है, तो इक्वार फर्स्ट को क्या चाहिए? GAATTC CTTAG। अरे यार ये बात समझ, तो इक्वार फर्स्ट पहले इसका निरीक्षण करेगा। और अब ऐसे मान लो ये GAATTC CTTAG ये यहां प्रेजेंट होता है, इसलिए यहां पर क्या काम करता है? इक्वार फर्स्ट काम करता है। ऐसे इन 12 एंजाइमों के लिए विशिष्ट प्रतिबंधन अनुक्रम पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? और उनके बीच में विदलन स्थल होता है जहां से वो काटते। तो 12 विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के लिए विदलन स्थल होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो बच्चों। 2 प्रतिजैविक, 2 प्रतिजैविक कौन कौन से? एक तो टेट्रासाइक्लिन और एक है बच्चों एम्फीसिलीन। ये टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलीन ये दोनों क्या है बच्चों? प्रतिजैविक हैं। तो 2 प्रतिजैविक कौन कौन से? टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलीन, इनके खिलाफ प्रतिरोधी जीन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन बच्चों इस पीबीआर 322 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इधर ध्यान देखो, इधर देखो बच्चों, ये ग्रीन कलर से जो ये इतना पोर्शन बनाया हुआ है, ऐसे मान लो यहां पर जो जीन स्थित हैं वो जीन बच्चों किसके लिए उत्तरदायी है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी है। इधर देखो, ये ब्लू कलर से जो पूरा पोर्शन दिखाया गया है, यहां पर जो जीन प्रेजेंट है वो बच्चों किसके लिए उत्तरदायी है? एम्फीसिलीन प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीबीआर 322 रूपांतरित प्लाज्मिड है, इसमें कौन से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं, कितनों के प्रति होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 2 प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधी जीन होते हैं। एक तो टेट्रासाइक्लिन और दूसरा है एम्फीसिलिन। ठीक है, अब ध्यान दो, विजातीय डीएनए का निवेशन। भाई इसके अंदर अपन कोई बाहरी डीएनए का टुकड़ा प्रवेश कराएंगे, कैसे प्रवेश कराएंगे? साहब ये 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के विदलन स्थल हैं, उनसे काटकर उस जगह पे प्रवेश करा देंगे। लेकिन सामान्यतः विजातीय डीएनए का निवेशन सामान्यतः दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से किसी एक के मध्य किया जाता है। समझ गए? या तो बाहरी जीन को यहां प्रवेश कराते हैं, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन वाला जो अनुक्रम है ना उसमें, या फिर बाहरी जीन को एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन वाले अनुक्रम में प्रवेशित करवाते हैं सामान्यतः।
आगे बच्चों बात समझ में। और ये जो दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन हैं, ये बच्चों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कैसे काम करते हैं? वर्ण योग्य चिह्नक या चिन्हित स्थल के रूप में काम करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए वर्ण योग्य चिन्हक क्या होते हैं, आगे समझाऊंगा। बच्चों वर्ण योग्य चिन्हक से क्या मतलब है? किसी परपोषी कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया, मतलब उस परपोषी कोशिका में रूपांतरण हो जाएगा। भाई अभी जैसे साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था और वो जीन युक्त डीएनए को अपन ने इकोलाई में पहुंचाया, इसका मतलब इकोलाई की कोशिका में क्या हो गया? रूपांतरण हो गया, बदलाव हो गया। तो ये जो वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं ना, ये वर्ण योग्य चिन्हक रूपांतरित कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करते हैं कि भाई जिनमें बदलाव हो चुका वो तो वृद्धि करनी चाहिए, जिनमें बदलाव नहीं हुआ उनकी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जो पहचान जिनकी सहायता से होती है उनको क्या कहते हैं? वर्ण योग्य चिन्हक। तो बच्चों ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो होते हैं ये वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ो, आगे देखो बच्चों, ये जो अनुक्रम दिया गया है ओरिसी, फुल फॉर्म है इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का मूल। ये वो विशिष्ट अनुक्रम है, ध्यान देंगे, ये वो विशिष्ट अनुक्रम है जहां से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है। डीएनए की प्रतिकृति बेटे कहीं से भी प्रारंभ नहीं होती है, एक विशिष्ट जगह से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है जिसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऐसे मान लो बाहरी डीएनए का जो टुकड़ा है वो बाहरी डीएनए का खंड इसमें प्रवेशित तो करा देंगे, लेकिन वो खंड किससे जुड़ जाना चाहिए? इस प्रतिकृति के मूल से जुड़ जाना चाहिए, जिससे जुड़ने के बाद उसकी भी कॉपी बन जाएगी। क्लियर? इसके अलावा देखो एक अनुक्रम और दिया हुआ है आरओपी। आरओपी ये जो स्थान है, ये जो अनुक्रम है, ध्यान देंगे आरओपी ऐसी प्रोटीन का कूट लेखन करता है। मतलब ये अनुक्रम ऐसी प्रोटीन को बनवाने के लिए जिम्मेदार है जो प्लाज्मिड की प्रतिकृति में सहायक हो, जो प्लाज्मिड की प्रतिकृति में सहायक हो। तो ये जो अनुक्रम है ऐसी प्रोटीन बनवाता है जो प्लाज्मिड की प्रतिकृति में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्लियर? ये बच्चों सारी विशेषताएं हो जाएगी पीबीआर 322 की। क्लियर? फटाफट से देख लो, इकोलाई के प्लाज्मिड में फेरबदल करके बनाया था, किसने बनाया था? बोलिवर और रोड्रिग्यूज ने। कब बनाया था? 1977 में। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला रूपांतरित प्लाज्मिड है। नाम फंडा मैंने आपको समझा दिया। कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के लिए विदलन स्थल होते हैं? 12 के लिए विदलन स्थल होते हैं। कितने प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधी जीन होते हैं? 2। कौन कौन से? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। विजातीय डीएनए का निवेशन सामान्यतः कहां किया जाता है? दोनों प्रतिजैविकों में से किसी एक के बीच में किया जाता है। कितने क्षार युग्म इसमें पाए जाते हैं? 4361 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ओरिसी क्या है? वह अनुक्रम जहां से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है। आरओपी क्या है? वह अनुक्रम जो ऐसी प्रोटीन बनाता है जो प्लाज्मिड की प्रतिकृति में सहायक हो। ये बच्चों पीबीआर 322 की कहानी कंप्लीट है। अब जो मैंने आपको विशेषताएं बताई थी कि साहब एक अच्छे वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उन्हीं विशेषताओं को अपन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे फीचर, ऐसे लक्षण जो बढ़ावा देते हैं, सहायता करते हैं किसी वाहक में जीन की क्लोनिंग को। ऐसे लक्षण जो किसी वाहक में जीन की क्लोनिंग को बढ़ावा दे, उन लक्षणों की बात बच्चों अब अपने को करनी है।
देखो बच्चों, बिंदु क्या है, लक्षण जो किसी वाहक में जीन क्लोनिंग को आसान बनाते हैं। लक्षण जो किसी वाहक में जीन क्लोनिंग को आसान बनाते हैं या जीन क्लोनिंग को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लक्षणों की बात बच्चों अपने को करनी है। तो देखो, सबसे पहला लक्षण क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहला लक्षण क्या है बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह अनुक्रम होता है जहां से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है। जहां से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है उस अनुक्रम को क्या कहेंगे बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ध्यान दो, अगर अपन बात करें प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अपन बात करें ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। एक ही बिंदु होता है जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होती है। लेकिन अगर अपन बात करें यूकेरियोट्स, तो बच्चों यूकेरियोट्स में मैनी, अनेक क्या प्रेजेंट होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अनेक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ये बात तो अपनी समझ में आ गई कि भाई जो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, ओरिसी, वो डीएनए की प्रतिकृतिकरण को प्रारंभ करवाता है। अब देखो, प्रतिकृतिकरण के प्रारंभन के साथ साथ कॉपीज कितनी बनेगी, ये बात और समझना। प्रतिकृतिकरण के प्रारंभन के साथ साथ कॉपीज कितनी बनेगी, कॉपियों की संख्या कितनी होगी, कॉपीज कितनी बनेगी, इनका निर्धारण भी ओरिसी ही करता है। ठीक है। अब किसी प्लाज्मिड का ओरी, ध्यान देना, किसी प्लाज्मिड का ओरी 1-2 कॉपीज फॉर्मेशन को ही बढ़ावा देता है। किसी प्लाज्मिड का जो ओरी होता है वो अनेक कॉपीज को बढ़ावा देता है। अरे यार, ये बात समझ में। तो अगर मान लो किसी का उद्देश्य ये है कि वो विजातीय डीएनए की खूब सारी कॉपी बनवाए, भाई किसी का उद्देश्य ये है कि विजातीय डीएनए की खूब सारी कॉपी बने, तो अब उसके उद्देश्य की पूर्ति क्या होगी, ऐसा वाहक काम में लो, ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा वाहक काम में लो जिसका ओरी ज्यादा कॉपी बढ़ने को बढ़ावा देता हो, इस प्रकार का वाहक काम में लिया जाना चाहिए। यह बच्चों पहली विशेषता हो गई। नेक्स्ट, दूसरी विशेषता देखो, सेलेक्टिबल मार्कर। सेलेक्टिबल मार्कर या वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक कह दो, या बच्चों ये शब्द भी आ सकता है, चिन्हित स्थल। ठीक है। तो देखो, वर्ण योग्य चिन्हक या चिन्हित स्थल क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। वे जीन या वह विशिष्ट अनुक्रम जो रूपांतरित सेल्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स, रूपांतरित सेल्स को पहचानने में प्रयुक्त हो,
रूपांतरित सेल्स को पहचानने में प्रयुक्त हो। और अरूपांतरज, देखो रूपांतरित सेल्स को पहचानने में प्रयुक्त हो, उनकी वृद्धि होने दे, उनकी वृद्धि होने दे, तथा अरूपांतरज का चयन कर उन्हें नष्ट करवाए। ऐसा जो विशिष्ट अनुक्रम होता है उसको बोलते हैं वर्ण योग्य चिन्हक। और साधारण भाषा में समझो, देखो बेटे, ये जो रूपांतरण है, देखो शब्द पर ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। देखो जीवाणु कोशिका में बाहरी डीएनए के निवेशन की एक विधि है बच्चों। ये अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण क्या होता है, तो जीवाणु कोशिका में बाहरी डीएनए के निवेशन की एक विधि है। अब माना किसी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किसी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब उस कोशिका में बाहरी डीएनए का निवेशन हो गया, यही तो मतलब निकल रहा है। अगर किसी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उस सेल को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट या रूपांतरज। उस कोशिका को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट या रूपांतरज। और अगर मान लो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो उस कोशिका को क्या कहेंगे बच्चों? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उस कोशिका को क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या अरूपांतरज। क्या आपके दोनों शब्द समझ में आ गए? अब वर्ण योग्य चिन्हक का काम क्या होता है भाई? अपने को तो उस जीवाणु कोशिका की वृद्धि करवानी है जिसमें बाहरी डीएनए का प्रवेश हो। तो वर्ण योग्य चिन्हक क्या काम करता है? रूपांतरजों का चयन करके इनकी वृद्धि को तो बढ़ावा देता है, ठीक है, क्योंकि अपने काम के तो रूपांतरज ही है, क्योंकि बाहरी डीएनए का प्रवेश तो उनमें ही हुआ है। और अरूपांतरज को पहचान कर इनको क्या करवा देता है? नष्ट करवा देता है। तो ऐसी विशेषता भी वाहक में होनी चाहिए जीन की क्लोनिंग के लिए। अब देखो बच्चों, वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में ये जो PBR 322 हैं, इनके एम्पीसिलीन व टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, एम्पीसिलीन व टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन जो होते हैं ये बच्चों किस रूप में काम करते हैं? वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में काम करते हैं। वो आगे समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये चयन करवाने में सहायता करेंगे। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है वर्ण योग्य चिन्हक क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। PBR 322 के कौन से जीन हैं जो वर्ण योग्य चिन्हक का काम करते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? एम्पीसिलीन व टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन वर्ण योग्य चिन्हक का काम करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बच्चों आगे आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो दो विशेषताएं हो गई, ठीक है। तीसरी जो विशेषता है, वो तीसरी विशेषता बच्चों क्या है? क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। देखो नंबर 3, क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, एक शब्द को समझो, ये जीन क्लोनिंग, क्लोन का मतलब तो समझते हो, उसके जैसा। तो जीन क्लोनिंग से क्या मतलब है भाई? अपन ने किसी कोशिका में बाहरी जीन को पहुंचा दिया, ठीक है,
और बाहरी जीन पहुंचा दिया तो डीएनए की कॉपी बन रही है, उस जीन की भी कॉपी बन रही है, और वो कॉपी बनकर किस में पहुंच रही है? नई नई बनने वाली कोशिकाओं में पहुंच रही है। ऐसे मान लो कि साल्मोनेला का प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन किस में पहुंचाया था? इकोलाई में। इकोलाई की जैसे जैसे नई नई कोशिकाएं बनी, उन सब नई नई कोशिकाओं में क्या पहुंच गया? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पहुंच गया। इसका मतलब प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्या हुई? क्लोनिंग हुई। तो बच्चों उस क्लोनिंग के लिए स्थल भी इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अब वो स्थल कब प्रेजेंट होंगे? ये रेस्ट्रिक्शन स्थल, जहां से काटा जाएगा वहीं पर उसको जोड़ा जाएगा। तो देखो, अब मेनली मैंने आपको बताया था कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीनों में से किसी एक जगह पर जोड़ा जाता है। तो इधर ध्यान दो, पीछे मैं बता चुका 12 विशिष्ट एंजाइमों के लिए विदलन स्थल होते हैं, लेकिन मेनली जो बाहरी जीन है वो कहां जोड़ते हैं? या तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में या फिर एम्पिसिलिन प्रतिरोधी। तो इधर देखो, इन दो एंजाइमों पर ध्यान दो, बाम एच फर्स्ट और एसएल फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट और एसएल फर्स्ट। अगर इनसे अपन कट करेंगे प्लाज्मिड को, और इनसे ही अगर अपन कट करेंगे किसको? विजातीय डीएनए को, तो बाहरी डीएनए ही यहां पर जुड़ेगा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन वाली जगह पे। और अगर पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट, इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अगर कट करेंगे तो बाहरी जीन कहां पर जुड़ेगा? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन वाली अनुक्रम पर जुड़ेगा। तो मेनली आपको यही पता होना चाहिए कि साहब इनसे काटा जाता है, क्योंकि जीन को या तो यहां जोड़ा जाएगा या यहां जोड़ा। इनके अलावा भी आपको दिख रहे हैं, इक्वार फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, हिंड थर्ड, पीवीयू सेकंड, ये भी और सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों के लिए विदलन स्थल है, जहां से काटकर जीन की क्या करवाई जा सकती है बच्चों? क्लोनिंग करवाई जा सकती है। ठीक है, अब आगे की विशेषता और जो ये प्रतिजैविक प्रतिरोध है, इसके बारे में बच्चों डिटेल से अपनी बुक में दिया हुआ है। साहब एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन का कैसे प्रयोग करते हैं, रूपांतरज अरूपांतरज क्या होते हैं, पुनर्योगज अपुनर्योगज क्या होते हैं, इनके प्रयोग करने में क्या कठिनाई आती है। ठीक है, अगर कठिनाई आती है तो वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हक क्या होते हैं, इन सब के बारे में बच्चों विस्तार से अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।